हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को मेरे वीडियो में बताया था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि संवैधानिक रूप से एकात्मकता को अंगीकृत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भारतीय संविधान में व्यावहारिक रूप में कौन से एकात्मक तत्व हैं। यद्यपि भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन शासन व्यवस्था का जो झुकाव है वो एकात्मक शासन प्रणाली की ओर है और इसी कारण से भारतीय शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे राजनीतिक तत्वों का उदय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हुआ है जिनसे एकात्मकता में वृद्धि हुई है और केंद्रीकृत संघवाद का उदय हुआ है। केंद्रीकृत संघवाद से आशय है कि शासन शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो केंद्र सरकार के पक्ष में हुआ है। उनमें प्रमुख रूप से है प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व। भारत में संघ राज्य संबंधों के संबंध में एक तथ्य यह राजनीतिक रूप से उभर कर आया है कि अगर भारत में केंद्र स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री है तो स्वाभाविक रूप से शक्तियों का जो झुकाव है वो केंद्र सरकार की ओर ही हो जाता है। जैसे कि प्रारंभ से लेकर जवाहरलाल नेहरू फिर इंदिरा गांधी, तो इन प्रधानमंत्रियों का जो व्यक्तित्व है वो राज्य सरकारों के ऊपर हावी होकर सामने आया है। दूसरा है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन भारत में 1950 में किया गया था। योजना आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे। योजना आयोग के महत्व के संबंध में ही प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तथा उसके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी आयोग से संबद्ध होते हैं। योजना आयोग ने अपने कार्यों का विस्तार किया, परंतु वह रक्षा को छोड़कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में भावी विकास का प्रमुख निर्णायक बन गया है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी देश के आर्थिक नीतियों के निर्धारण में प्रभावशाली निकाय है। योजना आयोग के समान ही यह परिषद भी संविधान की उपज नहीं है। इसका लक्ष्य योजना आयोग, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना है। इसी कारण से राष्ट्रीय विकास परिषद को इतना महत्वपूर्ण स्थान भारत में दिया हुआ है कि के संथानम ने इसे भारतीय संघ की सर्वोच्च मंत्रिपरिषद तक कहा। अगला है मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्ट आचरण के आरोप और जांच में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका। आज वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि अनेक मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनकी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा की जाती है। इन जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर ऐसी अनेक राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनके आधार पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को न केवल प्रभावित करता है वरन उन्हें नियंत्रित भी करता है। भारत में उपस्थित इस संघात्मक एकात्मक व्यवस्था का जो भी स्वरूप है, उस आधार पर भारतीय संघ व्यवस्था की प्रकृति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला सहयोगी संघवाद, दूसरा एकात्मकतावादी संघवाद और तीसरा सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था। सहयोगी संघवाद से आशय है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों में एक ही राजनीतिक दल की सरकारें होती हैं और इन सरकारों के मध्य बिना किसी विवाद के राजनीतिक आर्थिक तालमेल स्थापित हो जाता है, तो इसे सहयोगी संघवाद के रूप में जाना जाता है। संविधान निर्माता सहयोगी संघवाद को ही प्रमुख रूप से अपनाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन एकात्मकतावादी प्रवृत्तियों को भी उनके द्वारा अपना लिया गया और इस कारण भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद तथा एकात्मकतावादी संघवाद का मिला जुला रूप है। भारत में सहयोगी संघवाद पाए जाने में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एकात्मकतावादी संघवाद
को भी भारत में अपनाया गया है। यूनेस्को के तत्वाधान में 1973 में संघवाद पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें प्रमुख संविधानवेत्ता लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा कहा गया कि केंद्रीयकरण की अपनी सशक्त प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप भारतीय संघवाद राजनीतिक सामंजस्य और आर्थिक विकास के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति का समाधान बना है। यह विवाद कि भारत में संघीय व्यवस्था है या नहीं सारी ने यह विवाद इसलिए उठा कि विद्वान अमेरिकी उदाहरणों से ली गई संघवाद की शास्त्रीय अवधारणा में आस्था रखते हैं। भारत में जब संघात्मक व्यवस्था के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है कि भारत में एकात्मकता अधिक प्रभावी है या भारत में संघवाद का वो जटिल स्वरूप नहीं है, तो इसका प्रमुख कारण ये है कि हर देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ या राजनीतिक समस्याओं का जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर हम अमेरिका से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करें तो अमेरिका के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश ने वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियाँ उससे बिल्कुल विभिन्न हैं। तो इस आधार पर दो देशों की तुलना नहीं की जा सकती कि वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था का ये स्वरूप है या हमारे देश में इसका ये स्वरूप है, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ सामाजिक आर्थिक स्वरूप पर निर्भर करती हैं।